अस्सलाम वालेकुम। अमीन फारूकी हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, आज मैं आपको नॉन कस्टम पेड्स यानी एनसीपी व्हीकल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे अप्रोच की मुख्तलिफ ज़राए से और मुझे ये कहा गया कि जनाब आप इस टॉपिक पे एनसीपी गाड़ियों के बारे में बताएं, इनकी परचेज और इनके इस्तेमाल के बारे में कि आया अगर कोई शख्स एनसीपी गाड़ी खरीदता है, खरीदने के बाद वो किस तरह इसको लीगलाइज या रेगुलराइज करवा सकता है। प्लस ये भी बताया जाए कि अगर ये लीगलाइज ना करवाई जाए यानी इसकी ड्यूटी और टैक्सेस ना पे किए जाएं, तो इसके क्या असरात बाद में इस्तेमाल करने वाले को फेस करने पड़ेंगे। मैं आपको ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों ने और मुख्तलिफ व्लॉगर ने ये भी बताया है कि जनाब ये कस्टम ऑफिसर या कस्टम वाले बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उनके ज़ेरे इस्तेमाल है। तो इसके बारे में बताऊंगा कि आया वो जो पाकिस्तान कस्टम्स के लोग जो गाड़ियां हैवी ड्यूटी इंपोर्टेड गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं वो क्या लीगल हैं या कि गैर कानूनी है, उसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और आखिर तक देखें। अफगानिस्तान जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, जैसे कि सबके इल्म में है कि वहाँ पे कोई समंदर वगैरह नहीं है जिसके जरिए वो अपनी इंपोर्ट्स वगैरह कर सकें। जनेवा कन्वेंशन के तहत 1965 में अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत अफगानिस्तान के दरमियान हुआ, जिसके तहत उनको ये सहूलत दी गई कि वो पाकिस्तान से बजरिया सी अपनी इंपोर्ट्स बगैर किसी ड्यूटी और टैक्स के अफगानिस्तान ले जा सकते हैं। पाकिस्तान के साथ साथ ये सहूलत उनको जनेवा कन्वेंशन के तहत ईरान से भी अपनी अशिया इंपोर्टेड अशिया अफगानिस्तान ले जाने की इजाजत है। लेकिन चूंकि अफगानिस्तान ले जाने के लिए ईरान में उनकी जो पोर्ट है चाबहार, उसका तकरीबन 1500 किलोमीटर के करीब फासला जो है वो उनको एक्स्ट्रा तय करना पड़ता है। इस वजह से अफगानिस्तान कंट्री जो हमारा हमसाया लैंड लॉक कंट्री है, उसको ये सहूलत दी गई है कि वो पाकिस्तान से अपनी अशिया इंपोर्ट कर सकें। उन इंपोर्टेड अशिया में कुछ अशिया ऐसी भी हैं चंद एक, जैसे टायर, सिगरेट, सिगार, टोबैको और राइट हैंड गाड़ियां जो हैं उनको पाकिस्तान से राहदारी की इजाजत नहीं है कि वो अपने मुल्क में ले जाए सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लेफ्ट हैंड गाड़ियां पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाएंगी तो ये राइट हैंड गाड़ियां फिर अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल होके कैसे आती हैं। इसके बारे में ये मैं बताऊं कि ये जो राइट हैंड गाड़ियां हैं ये बजरिया चाबहार ईरान जो हमारा हमसाया कंट्री है उसके जरिए ये इंपोर्ट होती हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जब ये गाड़ियां पहुंच जाती हैं, पहुंचने के बाद पुराने वक्तों में तो ये चूंकि चमन का जो रास्ता है या इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ से ये गाड़ियां बाई रोड मुख्तलिफ जगहों से चमन में एंटर हो जाती, और चमन में इसकी बहुत बड़ी गाड़ियों की मंडी थी जिसमें राइट हैंड गाड़ियां जो बजरिया ईरान अफगानिस्तान जाती थी और अफगानिस्तान से फिर वापस ये यहाँ पे इलीगल वे में स्मगल होके पाकिस्तान में चमन में आ जाती थी। और चमन में इसके बड़े बड़े शोरूम थे और बड़ी वहाँ पे जगह थी और बड़ी उसकी मार्केट थी, वहाँ पे ये चलती थी। लेकिन जब से ये बॉर्डर पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फेंस लग गई है और सख्ती हो गई है, तो अब ये बॉर्डर जो है चमन वाला ये मुकम्मल तौर पे सील हो गया है। यहाँ से ये नहीं, अब ये क्या करते हैं, चांस लेते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, ये चागी वगैरह के आसपास का जो एरिया है यानी कि कोयटा और तफ्तान जो ईरान का बॉर्डर है उसके दरमियान में जो एरिया है जहाँ से भी इनको मौका मिलता है, ये उस रास्ते से कच्चे के रास्ते से अपनी गाड़ियां राइट हैंड जो है वो पाकिस्तान स्मगल करके ले आते हैं। और कोयटा में भी इसकी बहुत बड़ी मंडी अभी शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अब ये गाड़ियां पहले कोयटा पहुंचती हैं, कोयटा में इसके बहुत बड़े शोरूम बन गए हैं और मुख्तलिफ किस्म के गोडाउन भी हैं, और उसके बाद कुछ गाड़ियां फिर नोशकी और चमन भी चली जाती हैं। अब हमारे सादा लोग जो हैं वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं कोयटा वगैरह या ज़ियारत वगैरह, जब वो कोयटा जाते हैं वो देखते हैं कि जनाब एक गाड़ी फर्ज किया जैसे 2003 मॉडल की टोयोटा विट्स गाड़ी है, वो 2003 मॉडल की उसी कंडीशन की गाड़ी यहाँ पे 20 लाख की तकरीबन मिलती है
लीगल गाड़ी जो है लोकल मार्केट में पाकिस्तान में, वही गाड़ी जब वहाँ वो इट्टा में या चमन में देखते हैं 2003 मॉडल टोयोटा विट्स गाड़ी, उसी कंडीशन में वो गाड़ी उनको 10 लाख रुपए की अप्रोक्सीमेट मिल जाती है। अब जब 10 लाख की वो गाड़ी उनको वहां नजर आती है तो वो देखते हैं कि यार ये तो 50% का डिफरेंस है, तो वो लालच में सादा लोग जो हैं वो आ जाते हैं। 10 लाख की वो गाड़ी की वहां पे बात करते हैं, जिसमें से 25% वो पे करते हैं एट दी स्पॉट, और पे करने के बाद फिर उनको ये कहा जाता है जी आप गाड़ी खुद लेके जाएंगे या कि हमारा आदमी आपको पहुंचा दे। तो आदमी लोग जो है वो चांस नहीं देते, वो कहते हैं जी आपका आदमी पहुंचा देगा, फिर क्या इसका प्रोसीजर है वो ये बताते हैं साहब 25% तो आपने दे दिए, 75% पेमेंट आपके जब कराची में, लाहौर में या मुल्तान में या पंजाब के किसी भी सिटी या सक्खर वगैरह में जहां आप कहेंगे वहां आपको पहुंचा दी जाएगी। 75% जब गाड़ी पहुंचेगी आप गाड़ी को चेक कर लें इसी गाड़ी को, उसके बाद आप इसको रिमेनिंग 75% पेमेंट दे दें। लेकिन उसके लिए वो ये करते हैं कि वो उनसे तकरीबन जो जैसे फर्ज किया कि 10 लाख की गाड़ी है, उनकी 10 लाख में सौदा हुआ गाड़ी का, तो वो ये कहते हैं जी इसका 25% जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, यानी 2.5 से 3 लाख रुपया वो एक्स्ट्रा इसका लेते हैं। आदमी कहता है ठीक है जी आप 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए आप ले लें मुझसे, तो गाड़ी मेरे वहां पे दरवाजे पे घर पे पहुंचा दे। अब वो गाड़ी उसको पड़ गई 13 लाख। जब 13 लाख की वो गाड़ी उसको पड़ी, उसके बाद वो ये इसको कहते हैं जी क्या आप इसको एक्साइज से रजिस्ट्रेशन भी करवाना चाहते हैं, वो भी हमारे पास ऑप्शन है, हम आपको करवा के दे देते हैं। उसकी जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी इसके लगेंगे तकरीबन 2 लाख रुपए, जिसमें गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स होंगे जेन्युइन, गाड़ी कंप्यूटराइज एक्साइज के ऑफिस में रजिस्टर होगी, और बड़े बड़े सपने जैसे कि जाहिर है उन्होंने अपनी चीजें बेचनी होती हैं वो दिखाते हैं। तो वो जो शख्स है गाड़ी खरीदने वाला वो कहता है जी ठीक है आप 2 लाख एक्स्ट्रा मुझसे ले लें, मुझे इसकी नंबर प्लेट भी जेन्युइन हो। वो कहते हैं जी बिल्कुल जेन्युइन आपको नंबर प्लेट मिलेगी और इसका एक्साइज में प्रॉपर रिकॉर्ड हो, एंट्री हो इसकी। वो कहते हैं जी बिल्कुल ये भी होगी, और इसके डॉक्यूमेंट्स जो है रसीदें वगैरह वो भी हम आपको दे देंगे। अब गाड़ी उसको पड़ गई 15 लाख की, लोकल मार्केट में ये गाड़ी है 20 लाख की, ठीक है जी। उसने जब गाड़ी का सौदा शुरू किया तो उसको 10 लाख नजर आ रहे थे, लेकिन करते करते वो 15 लाख तक बात चली गई। अब गाड़ी तो उसने 15 लाख की ले ली, लेने के बाद वो गाड़ी उनके घर पे भी पहुंच गई, उन्होंने 75% लेके वो भी उनसे ले लिए, और साथ ही वो 3 लाख उसने एक्स्ट्रा लिए उनसे। उनको गाड़ी की जेन्युइन नंबर प्लेट जो है वो भी दे दी, और एक्साइज का प्रिंट आउट भी दे दिया, और कह दिए जी आप इसको जाके एक्साइज से चेक भी कर लें, उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम में है, वो कंप्यूटराइज सिस्टम भी होता है। अब आदमी की तसल्ली होगी कि यार मेरी गाड़ी जो है जो स्मगल्ड गाड़ी है नॉन कस्टम पेड एनसीपी, उसके मैंने एक्साइज से रजिस्ट्रेशन भी लीगली करवा ली है और उसकी नंबर प्लेट भी जेन्युइन है। अब वो बेधड़क होके अपना रोड्स पे गाड़ी चला रहा है। अब चूंकि उस शख्स को, गाड़ी लेने वाले को, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी पूरे मिल गए, जेन्युइन नंबर प्लेट भी मिल गई, और उसके अलावा कंप्यूटराइज भी वो हो गई एक्साइज डिपार्टमेंट से। अब वो तसल्ली में है कि जी मैं इस गाड़ी को इजीली चलाऊं, रोड पे कोई इशू नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो उसको सिर्फ 5 लाख का, यानी कि अगर 20 लाख की वो लोकल मार्केट में गाड़ी थी 2003 मॉडल टोयोटा विट्स फर्ज किया, तो वो उसको 75% तो उसने पेमेंट दे दी। अब सिर्फ 5 लाख के लिए वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। इसी तरह जो दूसरी गाड़ियां, फर्ज की अगर कोई 1 करोड़ की गाड़ी है तो वो भी उसको तकरीबन सारी चीजें ये मिल मिला के 75 लाख की तकरीबन पड़ती है। 25% उसको जो है वो लोकल मार्केट से कम में ये गाड़ी ओवरऑल पड़ती है, क्योंकि गाड़ी को कोयटा या चमन से लाने वाला शख्स जो है जितनी गाड़ी की वैल्यू है उसके 20 to 25% वो भी चार्ज करता है। एक्साइज वाले भी एक्साइज का भी इसी तरीके से वो करवा के देते हैं। अब ये सारी चीजें देख के मैक्सिमम जो है ओवरऑल अगर देखा जाए तो 25% उसको जो है वो बेनिफिट हुआ गाड़ी खरीदने के लिए। लेकिन रिस्क वो कितना बड़ा ले रहा है ये मैं अब आपको बता दूं। रिस्क वो ये ले रहा है कि ये गाड़ी तो रजिस्टर हो गई, इसके ऊपर नंबर प्लेट भी लग गई, और इसका सारा वो सिस्टम उसने अपने दिमाग में बिठा लिया कि जनाब ये मेरी गाड़ी ठीक हो है, अब मैं रोड पे बेधड़क होके अपनी फैमिली के साथ या दोस्तों यारों के साथ चला सकता हूँ। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जितने भी कस्टम्स के डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज हैं उन सब में एंटी स्मगलिंग यूनिट एक है, एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक यूनिट बना हुआ है तमाम जगहों पे पूरे पाकिस्तान में, जिसमें जो है सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां, एनसीपी गाड़ियां पकड़ने के लिए स्क्वाड बना हुआ है। उनके पास बेहतरीन किस्म की गाड़ियां भी हैं, स्पीडी गाड़ियां,
प्लस उनके पास गाड़ी के अंदर ही लैपटॉप भी होता है और इंटरनेट की भी सहूलत है। वो बैठे बैठे ही वहाँ से गाड़ी के वो गाड़ी आगे जा रही है, पीछे से वो गाड़ी के आपके सिविल गाड़ी में या गवर्नमेंट की गाड़ी में वो आपकी रैकी कर रहा है और रैकी के दौरान ही वो ये चेक कर लेता है कि जी ये गाड़ी जो है ये कब रजिस्टर हुई एक्साइज में। अब एक्साइज शो करता है जी 1 महीना पहले ये रजिस्टर हुई या 15 दिन पहले रजिस्टर हुई। जब 15 दिन ही 1 महीना या 6 महीने पहले रजिस्टर हुई तो वो ये देखते हैं 2003 मॉडल गाड़ी है। 2003 मॉडल कैसे ये इंपोर्ट हो सकती है? इंपोर्टेड गाड़ियां तो जो हैं वो मैक्सिमम जो बड़ी गाड़ियां वो 5 साल और छोटी गाड़ियां 3 साल, इससे ज्यादा जो है तो गाड़ी तो इंपोर्ट हो ही नहीं सकती। अब क्या होता है, वो आगे गाड़ी चलाने वाले को जो एनसीपी गाड़ी चला रहा है उसको नहीं पता, पीछे वो बैठे बैठे अपनी गाड़ी में ये देखते हैं कि जी इसका चेसिस नंबर गाड़ी का आ जाता है उसके अंदर एक्साइज के डाटा में। जब वो घुसते हैं तो नंबर प्लेट के ऊपर यानी कि नंबर जो उस पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे वो गाड़ी का चेसिस नंबर लेते हैं। उनके पास परॉल का और वी बॉक्स सिस्टम जो कराची या ड्राई पोर्ट्स पे नस्ब है, जिसमें जब गाड़ी इंपोर्ट होती है उसके सारे पार्टिकुलर्स होते हैं। वो जब इंजन नंबर उसमें डाल के सर्च करते हैं तो उसके बारे में बिल्कुल आ जाता है कि जनाब ये गाड़ी ना पुराने सिस्टम जो कंप्यूटराइज सिस्टम था जिसको पराल कहते हैं उसमें ये ब्लिंक कर रही है, ना ये वी बॉक्स सिस्टम जो 2010 के बाद आज तक चल रहा है इसमें ये गाड़ी शो कर रही है। अब गाड़ी क्या हुआ, तयशुदा ये है कि ये गाड़ी स्मगल्ड है। अब उन्होंने आगे जाके गाड़ी को रोका। गाड़ी को रोकने के बाद वो उससे जो शख्स गाड़ी चला रहा है उससे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स लेके गाड़ी को और शख्स को अपने ऑफिस में कस्टम में ले आते हैं। कस्टम में लाने के बाद वो उसको डिटेंशन रसीद देते हैं और उसके डॉक्यूमेंट्स भी रख लेते हैं, उस शख्स का शनाख्ती कार्ड, और उसको भी बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद अमूमन ये होता है और कस्टम एक्ट और कस्टम्स के कवानीन के तहत भी वो शख्स जो है जिसने सिर्फ 5 लाख के लालच में इतना बड़ा रिस्क लिया, वो अब उनकी सवाब-नीद पे है कि वो उसकी FIR लॉन्च करें। अगर FIR लॉन्च करेंगे तो वो शख्स जो है जिसने गाड़ी वो खरीदी हुई है वो भी गिरफ्तार हो जाता है गाड़ी के साथ। गाड़ी तो उन्होंने सीज कर ली। सीज करने के बाद FIR लॉन्च करने के बाद उसको लॉकअप कर दिया जाता है। लॉकअप करने के बाद फिर कस्टम कोर्ट से उसका रिमांड लिया जाता है। रिमांड 5 दिन का हो, 3 दिन का हो या 10 दिन का या 7 दिन का, वो कस्टम जज पे डिपेंड करता है। वो देने के बाद फिर उसको जेल कस्टडी कर दिया जाता है। जेल कस्टडी के बाद फिर वो अपनी बेल वगैरह किसी वकील को हायर करता है। 2 लाख 4 लाख या 5 लाख रुपए से कम नहीं वो लेते। वो फिर जज की कस्टम के जो जज हैं उनकी सवाबदीदी अख्तियारात हैं कि वो उसकी बेल ग्रांट करते हैं या उसको मजीद 6 महीने साल या जितना भी चाहें उसको जेल में रखें। तो ये तो नाजरीन इसका वो है। अब फर्दर इसका ये है कि जी कस्टम की ये नॉन कस्टम पेड गाड़ियां क्या लीगलाइज रेगुलराइज ड्यूटी एंड टैक्सेस वगैरह दे के पकड़ने से पहले क्या हो सकती हैं? तो इसके लिए मैं आपको वादे अल्फाज में बता दूं, मुख्तलिफ किस्म के व्लॉगर्स ने मुख्तलिफ बातें की हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और लीगली बात कर रहा हूँ डंके की चोट पे कि पाकिस्तान कस्टम्स के कोई कवानीन ऐसे नहीं है जिसके तहत कोई भी स्मगल्ड शुदा गाड़ी को ड्यूटी और टैक्सेस लेके उसको लीगलाइज करवा दिया जाए या कर दिया जाए। कोई ऐसी सहूलत नहीं है। तो इस वजह से मेरी ये दरख्वास्त है, जितने भी मेरे नाजरीन मेरी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इस किस्म की गाड़ियों के चक्कर में हरगिज ना पड़े, क्योंकि सिर्फ 25% के लालच में वो इतना बड़ा रिस्क लेते हैं और खुदा ना खास्ता गाड़ी अगर पकड़ी जाए तो बाद में फिर जो उनको 25% है वो वकला के हवाले को देने पड़ते हैं और गाड़ी भी उनकी जब्त हो जाती है और उसके बाद उनको जो मुख्तलिफ किस्म की कोर्टों की और जेल की और FIRs का सामना करना पड़ता है। ये एक अलग मैटर है। मजीद मैं ये बताता चलूं कि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि मुस्तकबिल करीब में कोई गाड़ियों के बारे में एमनेस्टी स्कीम आने वाली है। तो मैं बताता चलूं कि सबसे पहले जो एमनेस्टी स्कीम आई थी वो तकरीबन 99 या 2000 में आई थी, जिसमें ये स्मगल्ड गाड़ियों को उन्होंने 1 टाइम बेसिस पे एक शख्स को एक वक्त में एक गाड़ी ड्यूटी एंड टैक्सेस पे के रेगुलराइज करने की इजाज़त दी थी। उसके बाद फिर 2013 में ये स्कीम आई। 2013 में भी लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जिनके पास स्मगल्ड गाड़ियाँ थी। अब जहाँ तक ताल्लुक अब है नियर फ्यूचर में, तो मैं बताता चलूँ कि नियर फ्यूचर में IMF की भी सख्त कंडीशन है कि बिल्कुल एमनेस्टी किसी भी किस्म की किसी को नहीं देनी। तो ये ज़हन में रखें
जिनके पास ये स्मगल्ड गाड़ियाँ या वो ये सोच रहे हैं कि हम स्मगल्ड गाड़ियाँ लेके रख लेते हैं, और जब भी ये एमनेस्टी स्कीम अभी नियर फ्यूचर में आएगी, क्यों अमूमन सियासी गवर्नमेंट में आती है, तो हम जो अपनी गाड़ी को लीगलाइज करवा लेंगे। तो ऐसा कोई नियर फ्यूचर में, मैं बताता चलूँ वाज़ेह अल्फाज में, कि कोई प्रोग्राम गवर्नमेंट का नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है स्मगल्ड गाड़ी वो लीगलाइज हो सके। तो इस वजह से इस सूरत में भी अपने आप को मोहतात रखें। दूसरा नाज़रीन, पिछले दिनों वीलॉग में और सोशल मीडिया पे काफ़ी ये चीज़ें नशर हो रही थी कि जनाब ये 13 करोड़ की गाड़ी रोड पे गुजर रही है और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इस पे नंबर प्लेट लगा हुआ है। प्लस एक हमारे साथी वीलॉगर जो कि एक हमारे क्लब के मेंबर भी हैं, उन्होंने भी कस्टम हाउस कराची के अंदर जाके एक प्रोग्राम किया जिसका उन्वान ये था कि जी गरीब मुल्क के अमीर ऑफिसर, और गाड़ियाँ वगैरह उन्होंने जो है वो बड़ी बड़ी इंपोर्टेड गाड़ियाँ जो है वो दिखाई कस्टम हाउस में खड़ी हुई जिसपे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर प्लेट लगा। तो मेरी उस शख्स से भी बात हुई थी, और मैं ये भी बताता चलूं कि उस हमारे क्लब में जो ग्रुप बना हुआ है उस पे भी काफी इस पे डिस्कशंस हुई थी। उनको मैंने बताया कि जनाब बात ये है, और हकीकत में आपकी इतला के लिए भी ये अर्ज है कि गाड़ियां जो हैं दो टाइप की होती है, एक स्मगल्ड गाड़ियां होती हैं, एक टेम्पर्ड गाड़ियां। टेम्पर्ड गाड़ियां जो हैं उनके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी है कि जी इनको स्मगल्ड गाड़ियों को तो ऑक्शन कर दिया जाता है, और टेम्पर्ड गाड़ियों के लिए क्या किया जाए। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो काफी अरसा तो ये गाड़ियां खड़ी रही, फिर वो हाई लेवल पे हुकूमत पाकिस्तान से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से और FBR से भी डिस्कशन होती रही। एंड पे फिर इसका ये निकाला कि जनाब हर साल जो करोड़ों रुपया पाकिस्तान कस्टम को सिर्फ गाड़ियों की मद में दिया जाता है कि वो अपने ऑपरेशनल जो विंग्स हैं या ऑपरेशंस के लिए जो गाड़ियां वगैरह पकड़ते हैं या एंटी स्मगलिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो वो 2-3 साल में, क्योंकि कच्चे के इलाके में और बड़ी मिसयूज टाइप की वो गाड़ियां होती, ज़ाहिर उनका काम भी इस किस्म का है। तो अब ये किया जाए कि वो गाड़ियां खरीदना जो है वो करोड़ों रुपए जो हम इस पे जाया करते हैं वो बंद कर दिए जाए। जो ये टेम्पर्ड गाड़ियां हैं इनको अपने इस्तेमाल में ला के FBR की अप्रूवल लेके प्रॉपर अप्रूवल के बाद जो है इनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नंबर लगा के इनको जो है अपने ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान कस्टम के लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो गाड़ियाँ मेरे साथी ने कस्टम हाउस कराची में दिखाई, बड़ी बड़ी हैवी 4x4 और SUVs थी, तो ये मैं बताता चलूँ कि ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि जिसकी बाकायदा प्रॉपर परमिशन FBR ने दी है और कि जी इसको आप अपने ज़ेरे इस्तेमाल लाएं। फिर दूसरा ये भी होता है कि जब रोड्स पे हमारा एंटी स्मगलिंग स्क्वाड के लोग खड़े होते हैं तो वहाँ पे उनके पास तो मैक्सिमम जो है पुराने मॉडल की जो है वो रीवो या वीगो टाइप की जो गाड़ियाँ हैं वो इस टाइप की हाईलैक्स, टोयोटा हाईलैक्स वगैरह वो होती थी। अब पता चला कि जी 4,500 सीसी की गाड़ी को वो रोक रहे हैं, वो नहीं रुकी। अब उसको चेज करना है, तो चेज करने के लिए वो जाहिर है वो उनकी जो 1000 सीसी या 1500 या 2800 सीसी जो उनका SUV डाला है या जिसको रीवो या वीगो कहते हैं, वो तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो मजबूरी है कि वो फिर उसको रोड्स पे हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नंबर प्लेट लगा के अप्रूवल उसकी प्रॉपर लेके तो उसको फिर जो है इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके मजीद मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी पुराने वक्तों में सो मोटो ले लिया था, और सो मोटो के बाद जब पूरी पिक्चर उनको बताई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी परमिशन दी थी। तो इस वजह से ये जो पाकिस्तान कस्टम्स के लोग जो इस किस्म की बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, जिसको कोई कहता 13 करोड़ की है, कोई 18 करोड़ की, मजीद ये भी है कि जब ये हमारी ग्रुप में, मेरे उस क्लब के ग्रुप में डिस्कशन हो रही थी, तो हमारे एक बड़े सीनियर वकील जो हाई कोर्ट के वकील हैं वो भी हमारे मेंबर हैं, तो उन्होंने भी मेरी इस बात को एक्नॉलेज किया था। बोला था जी कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वो जजमेंट भी उनके पास है और उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी परमिशन दी हुई है कि अपने ऑपरेशन के लिए इस किस्म की गाड़ियां जो है वो जो टेम्पर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान कस्टम ऐसी गाड़ियों को इस्तेमाल करता है, बल्कि वो जो रिमेनिंग गाड़ियां बच जाती हैं अपने इस्तेमाल के बाद, फर्ज किया अगर 200 गाड़ी उन्होंने इस किस्म की पकड़ी हुई है पूरे पाकिस्तान में, 100 गाड़ियां उनके इस्तेमाल में, 100 गाड़ियां जो रिमेनिंग बच जाती हैं उनको ऐसे नहीं वो छोड़ देते, बल्कि वो दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है जो ज्यादातर एंटी स्मगलिंग की जिनको पावर दी हुई है, ये गाड़ियां उनको भी दी जाती हैं प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट के तहत। उम्मीद है कि नाज़रीन मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने कमेंट से नवाजें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका व हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।